अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा जी, लेक्चर 94 स्टार्ट करते हैं जी, कैफ वन एफ वन का। आपको कल एक सवाल मैंने ये लिखवाया था क्लास के अंदर, ऐसे ही है जी। ये रिवाइज़ नहीं कर रहा, इसमें थोड़ा सा चेंज कर लें। असल में ना डायल्यूटेड ईपीएस का मतलब ये है कि ईपीएस का कम हो जाना बेसिक से, ठीक है। तो सवाल चूँकि क्लास में लिखवाया था तो वो मैंने 2000 लिख दिया था, जिस वजह से डायल्यूटेड ईपीएस थोड़ी सी ज़्यादा आ रही थी। ये वाला 2000 1000 कर लें, अपने सवाल को ज़रा बदल लें। ये मिल गया सवाल। यहाँ पे आपने क्या लिखा हुआ है सवाल में, देखें ज़रा। थोड़ा लिखा हुआ है, ठीक है। इसको 1000 कर लें ज़रा, फिर रिवाइज़ भी कर लेते हैं, भाई कह रहे हैं, ठीक है। जल्दी कर लें ज़रा। ऐसी कोई बात नहीं है यार, कैलकुलेशन तो हो ही जानी। सुने जी, सवाल आपके सामने है। पीबीटी है 8 लाख, टैक्स रेट 30% है, वेटेड एवरेज ऑर्डिनरी शेयर्स 50,000 शेयर्स हैं, ठीक है जी। कंपनी हैज़ 9% कन्वर्टेबल डिबेंचर्स ऑफ ₹2 मिलियन। इन्वेस्टर हैव ऑप्शन टू रिसीव कैश और रिसीव 10 शेयर्स पर ₹1000 ऑफ डिबेंचर्स। थोड़ा सवाल बदल लिया हमने, ठीक है जी। तो इस सवाल को फिर आप दोबारा अब सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब कैलकुलेट करनी है हमने बेसिक ईपीएस और डायल्यूटेड ईपीएस, ठीक है जी। बेसिक ईपीएस में क्या करेंगे भाई, बेसिक ईपीएस में क्या करेंगे। आपका ये प्रॉफिट है बिफोर टैक्स, इसको आपने आफ्टर टैक्स कर लेना है, ठीक है। यहीं पे ही आफ्टर टैक्स कर लें, डायरेक्टली 70% करके 560,000 आ गया, ठीक हो गया जी। अब 560,000 आपका न्यूमरेटर में आ गया और बेसिक ईपीएस है, डाइल्यूशन को हमने नहीं देखना, जो इन इशू ऑर्डिनरी शेयर्स हैं उससे डिवाइड कर दिया, आपकी ईपीएस बेसिक आ गई 11.2 पर शेयर, ठीक हो गया जी। उसके बाद डाइल्यूशन का जब इम्पैक्ट लेना है तो हमने क्या कहा जी, हर 1000 रुपये के बदले में उनको 10 शेयर्स इशू किए जाएंगे, ठीक है। तो टोटल 2 मिलियन रुपए का डिबेंचर डेट है हम पे, ठीक है। डिवाइड बाय 1000 इंटू ये 10 लिखा हुआ है, इंटू 10, ठीक है जी। तो ये क्या आ गया जी हमारे पास आंसर 20,000, यानी 20,000 शेयर्स हमें इशू करने पड़ेंगे अगर ये लोग डिवेंचर्स को चेंज करवाने आगे शेयर्स के साथ, ठीक है। तो 20,000 हमने डिनोमिनेटर में रख दिया। अब जब ये डिवेंचर्स कन्वर्ट होकर शेयर्स बन जाएंगे तो इन पे जो हमने इंटरेस्ट पे करना था, ये 9% इंटरेस्ट, ठीक है जी, ये इंटरेस्ट भी अब सेव हो जाएगा, ठीक है। तो वो 9% इंटरेस्ट जो था वो 2 मिलियन के ऊपर आपने लेना था, ठीक है। 2 मिलियन रुपए इंटू 9%, ठीक है। ये तो कितना बनता है जी टोटल 1,80,000। लेकिन ये 1,80,000 जो है ये टोटल सेविंग मिलनी है, यानी टोटल इंटरेस्ट ये सेव होना है। तो इसको हमने कहा था जी नेट ऑफ टैक्स कर लेना चाहिए, यानी अगर कितना परसेंट टैक्स रेट था 30% है तो ये 70% कर लेना, मतलब 126,000 आ गए, ठीक है जी। तो आपने न्यूमरेटर में 126,000 को ऐड करना था, जो हमने यहाँ पर 180 इंटू 70% करके कर लिया था, ठीक है ना। सही है, यही बन रहा है ना 126, और डिनोमिनेटर के अंदर आपने 20,000 करना था, तो आपकी डायल्यूटेड ईपीएस आ गई 9.8 पर शेयर, ठीक है जी। और ये मैंने कल आपको भी समझाया ही था कि 8 लाख से 1,80,000 बढ़ के प्रॉफिट 9,80,000 पहुँचता है, लेकिन फिर टैक्स भी तो 240 से बढ़ के 294 पे पहुँच जाता है। तो अल्टीमेटली हमें सेविंग कितनी मिलती है 1,26,000। तो ये लेंथी काम करने की बजाय आप डायरेक्ट ही क्या कर लिया करें, 1,80,000 का ही 70% ले लिया, ठीक है। सही हो गया, चलें। अच्छा, अब एक छोटा सा सवाल और कर लें, मैं तो कहता हूँ। वैसे मैं वारंट्स वो शेयर ऑप्शंस की बात करने लगा था, लेकिन चलें उससे पहले ज़रा इसी की थोड़ी सी और एग्जांपल आप कर लेते हैं। ज़रा लिखें सवाल।
हाँ उसके अंदर यार एक बात है, आप कहते हैं सवाल करवा दें, ठीक है, वो टैक्स नहीं निकला हुआ, बाद में कर लेते हैं उस पर बात, ठीक है, कि उन्होंने उसको अर्निंग्स को क्या लिया हुआ है, आफ्टर टैक्स अज्यूम किया हुआ है या बिफोर टैक्स, ठीक है ना, वो बात बाद में कर लेते हैं, ठीक है। इतनी सी बात होगी ना, वो बात नहीं पूछेंगे, कहेंगे ज़रा वो सवाल करवा देना पूरा, क्या मतलब यार सवाल कर, सवाल पूछो अपना जो सवाल में सवाल है, वो बाद में कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा चलें सवाल लिखना शुरू करें। हमारा क्वेश्चन नंबर डाइल्यूटेड के अंदर हमारा ये क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा फिर, एक ही लिखवाया था ये वाला। चलें क्वेश्चन नंबर 2 लिखें फिर डाइल्यूटेड ईपीएस के लिए। अ कंपनी हैज़ एन इशूड ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल ऑफ 100 मिलियन। अ कंपनी हैज़ एन इशूड ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल ऑफ ₹100 मिलियन, ब्रैकेट में लिखें ₹10 ईच। यार एक बार सुने और ध्यान से सुने, ठीक है। अ कंपनी हैज़ एन इशूड ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल ऑफ ₹100 मिलियन, ब्रैकेट में लिखें ₹10 ईच। ये रुपए हैं, 100 मिलियन रुपए हैं, मल्टीप्लाई बाय 100 ना कर दो, 10 ना कर दो, मेहरबानी आपकी। ₹100 मिलियन और ब्रैकेट में ₹10 ईच का मतलब है कि ये नंबर ऑफ शेयर्स नहीं है, रुपीज़ साथ लिखा तो हुआ है, वो शेयर कैपिटल इन रुपीज़ है, ठीक है जी। तो क्या पहली लाइन लिखी है, अब मैं दोबारा रिपीट नहीं करूँगा, ध्यान से मैं जब बोलूँगा ध्यान से सुनना है, ठीक है। क्या बोला मैंने, अ कंपनी हैज़ एन इशूड ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल ऑफ ₹100 मिलियन, ब्रैकेट में लिखा ₹10 ईच, फुल स्टॉप। बल्कि इसी कंटिन्यू कर लें, एंड ₹20 मिलियन, एंड ₹20 मिलियन, ब्रैकेट में लिखे ₹100 ईच, एंड ₹20 मिलियन, ब्रैकेट में लिखें ₹100 ईच, ठीक है, एंड ₹20 मिलियन 6% कन्वर्टेबल बॉन्ड्स एट द स्टार्ट ऑफ ईयर, एंड ₹20 मिलियन, फेस वैल्यू 100 ईच, ठीक है, 6% कन्वर्टेबल बॉन्ड्स एट स्टार्ट ऑफ ईयर। देखें एक बात यहाँ पर देख लें, ये लिखी हुई है, डिबेंचर्स कह दे या बॉन्ड्स कह दे, टीएफसीस कह दे, लोन नोट्स कह दे, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रिडीमेबल वाला कह दे, सबका मतलब एक ही है, मतलब आपके लिए सबका ट्रीटमेंट सेम ही है, ठीक है ना। आपने इशूअर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो हमने सीखनी है इनके इन इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर FAR 2 में जाकर, ठीक है ना, IFRS 9 के अंदर। बहरहाल अगर डिबेंचर्स की काउंटिंग सीख रहे हैं ना, अगर लाउस बॉन्ड आ जाए, लोन नोट आ जाए, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आ जाए, रिडीमेबल वाला या TFC लिख दे, सबका मतलब एक ही है, यानी कि यही ट्रीटमेंट करना है जो डिबेंचर्स के साथ कर रहे हैं। अच्छा, तो इसलिए सवाल के अंदर मैंने क्या बोला जी, कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, मतलब वही कन्वर्टेबल डिबेंचर्स हैं ये, ठीक है। फुल स्टॉप के बाद लिखें, अब कन्वर्टेबल किस तरह से हैं ये लिख लें, दीज बॉन्ड्स आर कन्वर्टेबल इनटू ऑर्डिनरी शेयर्स, these bonds are convertible into ordinary shares in a ratio of, these bonds are convertible into ordinary shares in a ratio of 20 shares, in a ratio of 20 shares for every ₹100. These bonds are convertible, कैसे लिखवाया जी, these bonds are convertible in the ratio of 20 shares for every ₹100 bond, for every ₹100 bond at any time टिल 31 दिसंबर 2021, हम 20 में खड़े हैं, ठीक है, एट एनी टाइम टिल 31 दिसंबर 2021, ये जी कन्वर्जन बता दी हमने, ठीक है जी। पैड भी बता देता हूँ, आगे लिखो, टैक्स रेट इज 30%,
अच्छा, अब ऐसा भी हो सकता है कि दौरान साल कुछ कन्वर्ट हो जाएं और कुछ कन्वर्ट ना हो। ऐसा हो सकता है ना। तो ये सिचुएशन इस सवाल के अंदर है। लिखे आगे, टैक्स रेट 30% के बाद लिखें ऑन 1 अप्रैल 2020, ऑन 1 अप्रैल, हम 20 के स्टार्ट में खड़े थे ना, ऑन 1 अप्रैल 2020 50% of these bonds were converted into ordinary shares. On 1 April 2020, 50% of these bonds were converted into ordinary shares. बस आखिरी बात अब लिख लें, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है ये। नेट प्रॉफिट ब्रैकेट में लिखें पैट, ठीक है। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 20, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2020 अमाउंट्स टू रुपीज़ 25.5 million, amounted to rupees 25.5 million. Full stop. Calculate basic EPS and diluted EPS. जी यार, अभी ये तो सवाल लिखवाया ना, तुम जवाब मांग रहे हो। हाँ जी, बेसिक ईपीएस निकालनी है और डायरेक्ट ईपीएस निकालनी है फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2020, फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2020। अच्छा, आप सुनो, बड़ी सादा सी बात है कि बेसिक तो आसान है, ठीक है, लेकिन एक बात सुने, आपका साल 1 जनवरी 20 से शुरू होता है, 31 दिसंबर 20 पे ख़त्म होता है, ठीक है। और इस साल में 1 अप्रैल 20 पर आपके कुछ डिबेंचर्स कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसका मतलब साल के पहले 3 महीने ये डाइल्यूटेड की वर्किंग में यूज़ होंगे और आखिरी 9 महीने जो कन्वर्ट हो गए हैं वो यूज़ नहीं होंगे, ठीक है। लेकिन अगली बात भी तो है, 1 अप्रैल 20 के बाद ये नए शेयर्स भी तो इशू हो जाएंगे। क्या ख्याल है, हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे? तो फिर ये वो बेसिक ईपीएस के अंदर जैसे न्यू शेयर्स इशू हुआ करते थे वेटेड एवरेज की तरह से, ये उस तरह से हो जाएंगे। तो 5 मिनट आपको दूंगा आपको ट्राई करने के लिए, सुन लो, करोगे क्या? पहले आपने बेसिक ईपीएस निकालनी है। आपके पास प्रॉफिट कितना है जी? 25.5 मिलियन का। उसको आपने डिवाइड करना है, कितने शेयर्स हैं? ऑर्डिनरी शेयर्स कितने हैं? 100 मिलियन 10, तो मतलब 10 मिलियन से डिवाइड नहीं कर देना, ठीक है, बल्कि आपने कहना है 10 मिलियन ओपनिंग। उसके बाद 1 अप्रैल को आपने कहना है न्यू शेयर्स इशूड, जो लोन कन्वर्ट होकर शेयर्स में गया है, ठीक है। और फिर ऊपर वालों को 3/12 कर देना है और टोटल को 9/12। जो वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स आएंगे वो आप बेसिक ईपीएस में यूज़ कर लोगे, ठीक है। अब बारी आएगी डाइल्यूटेड ईपीएस की, तो आप कहोगे जी डाइल्यूटेड ईपीएस के अंदर आधे शेयर्स तो पूरा साल ही डाइल्यूशन के अंदर यूज़ होंगे और बाकी आधे जो हैं वो सिर्फ 3 महीने डाइल्यूशन में यूज़ होंगे, ठीक है। और इंटरेस्ट सेविंग भी ऐसे ही देखनी होगी, जो भाई साहब पूछ रहे थे, ठीक है। ट्राई आपने करना है, फिर मैं करवाता हूँ, ठीक है। जो इंटरेस्ट सेविंग होगी वो भी कैसे मिलेगी? एक जो मिसाल कितने थे अपना कन्वर्टेबल बॉन्ड्स कितने थे? 20 मिलियन रुपए के थे ना। 10 मिलियन पे तो पूरा साल इंटरेस्ट सेव होगा जब डाइल्यूशन के लिए ले रहे होंगे, इंटरेस्ट सेविंग लेते हैं ना। और बाकी के 10 मिलियन पे आपने सिर्फ 3 महीने का लेना। ट्राई तो करें, 5 मिनट है आपके पास, सवाल आपके सामने है, ट्राई करें, शाबाश। ख़त्म करें ना आज इसको, बस इसके बाद अब ऑप्शन शेयर ऑप्शन रह गए। आसान सा है वो, बहुत बहुत आसान है, जल्दी करें। आज सारे एमसीक्यूज भी आपने घर से करके आने।
क्या कह रहा है दीवाना? मुझे पहले वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स बताने हैं आपने। मैं तैयारी तो पकड़ लूँ ना। नहीं, देखते हैं। कोई मार्कर अच्छे से ले आया करो, 2-3। हमें मार्कर्स मंगवा दो। चलें जी, बेसिक तक फिर रुकते हैं। इधर आए। 1 जनवरी 2020 ओपनिंग कितने पड़े थे? 10,000 शेयर्स। कैसे निकला ये 10,000? आपने क्या बताया था जी कि कितने शेयर कितने रुपए के शेयर कैपिटल पड़ा है? रुपीज 100 मिलियन है और हर एक रुपीज 10 का है तो 10 मिलियन शेयर। ठीक है, तो बस अभी पहले ही काफ़ी कंफ्यूजन है, अब थाउजेंड्स में नहीं करते। 10 मिलियन शेयर्स पड़े हैं। ठीक हो गया जी। उसके बाद 1 अप्रैल को आधे कन्वर्टेबल बॉन्ड्स कन्वर्ट हो गए शेयर्स में, तो 1, 4, 20 कन्वर्टेड लिख लो या न्यू शेयर्स लिख लो। न्यू, चलो दोनों ही लिख लेते हैं, कन्वर्टेड। अब डिबेंचर्स थे कितने रुपए के? 20 मिलियन के। 20 मिलियन के, और हर एक डिबेंचर की फेस वैल्यू 100 रुपये है, 100 ईच, तो फिर टोटल 20 मिलियन है, तो 0.2 मिलियन डिबेंचर्स हैं। अब इनको टोटल फिगर में लिखें, अगर टोटल फिगर में लिख लूँ यहाँ पे, बताओ कितना बनता है? 0.2 मिलियन इंटू 1 मिलियन कर दो ना, 2 लाख। ठीक है, ये मैंने मिलियन में नहीं लिखा, ये 2 लाख डिबेंचर्स लिख लिए। ओके, जैसे ये बनता है अगर टोटल लिख लें तो 10 मिलियन, ऐसे ही था। ये 100 मिलियन है, पूरे सिफरे लिख लो ज़रा, ऐसे ये कन्फ्यूजन ना हो। ये 100 मिलियन डिवाइडेड बाय रुपीज़ 10 किया तो 10 मिलियन शेयर्स आ गए। कोई हाल नहीं है इस बात।
इसी तरह से ये ₹20 मिलियन है, डिवाइड बाय 100 किया तो 2 लाख डिबेंचर्स आ गए, ठीक है ना। इस तरह मैंने कहा चलो थोड़ा सा सिंप्लिसिटी रहे इधर, तो ऐसे इसमें ना कंफ्यूज होते नहीं, ये समझ आती है बात। अब 2 लाख डिबेंचर्स में से 50% कन्वर्ट हो गए, ठीक है ना, ऐसे था। बहरहाल ये तो वैसे ही मैंने आपको समझा दिया, हमने तो रुपीज़ को ही लेकर चलना होता है, ठीक है ना। तो इस कैलकुलेशन की बजाय हम क्या करेंगे, जो यूज़ करनी है, हम तो कहेंगे जी ₹20 मिलियन था, हर एक के बदले में पूरा ही लिख लेते हैं। फिर 6% ही पहले क्या 6% कन्वर्टेबल थे, 100% तो बेटा 6% उस पर इंटरेस्ट रेट था, खुदा का खौफ करो। 6% कन्वर्टेबल बॉन्ड्स का मतलब होता है कन्वर्टेबल बॉन्ड्स जिसके ऊपर इंटरेस्ट रेट 6%, ठीक है, वो सारे के सारे कन्वर्टेबल हैं, ठीक है, उन पे इंटरेस्ट रेट 6% है, ठीक है। और भाई ये कन्फ्यूजन हो सकता है, किसी और को भी हो सकता है, समझ आइए बात। अच्छा जी, ₹20 मिलियन, ऊपर वाली कैलकुलेशन तो वैसे ही मैंने आपको बताई कि अगर नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकालना चाहें, लेकिन उसने हमें कन्वर्जन किस तरह से बताई सवाल में कि रुपीज़ पर ₹100 ऑफ डिबेंचर 20 शेयर्स मिलेंगे, तो कितने शेयर्स, 4 मिलियन ये कन्वर्टेबल हो जाते, लेकिन ये सारे कन्वर्ट हुए नहीं, इनका 50% किया हमने तो 2 मिलियन शेयर्स इशू कर दिए हमने, ठीक है जी। तो इसकी बजाय, ये तो वैसे ही मैंने बताया था कि नंबर ऑफ डिबेंचर्स अगर निकालो तो, लेकिन कन्वर्जन इस तरह से नहीं दी गई थी कि एक डिबेंचर दे के 10 शेयर मिलेंगे या 2 डिबेंचर्स दे के 10 शेयर मिलेंगे, बल्कि कहा गया था 100 रुपये डिबेंचर्स वाले वापस, वो मतलब 100 रुपये डिबेंचर वाले माफ़ करेगा तो हम उसको उसके बदले 20 शेयर्स देंगे, ठीक है। तो फिर टोटल डिबेंचर्स बनते कितने, अगर सारे ही कन्वर्ट हो जाते तो शेयर्स बनते कितने, सारे डिबेंचर्स कन्वर्ट हो जाते तो कितने शेयर्स बनते, 4 मिलियन, लेकिन कितने कन्वर्ट हुए, 50% यानी 2 मिलियन। तो यहाँ पे हमने 2 मिलियन लिख दिया। तो ये कैलकुलेशन मैंने ऐसे कर दी उधर जाकर, ऐसे इधर ना कन्फ्यूजन हो इस तरह की, ठीक है। अब फटाफट यहाँ पर हमने लगाया, बोले 3/12, ठीक है, और फिर ये बच गए बाकी 12 मिलियन, इन 12 मिलियन पे लग गया 9/12। आमिर भाई नहीं आ रहा मार्कर अभी तक, अच्छा जी, कितने आ गए जी, ये 9 मिलियन, फिर पहले पान थले वाला दसना सी उसके वाला 2.5, ठीक है जी। तो टोटल 11.5 ये आ गए जी, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ, ले आए उमैर प्लीज़ यार, मार्कर्स, मेरे मार्कर्स वहीं रह गए मेरे ख्याल से, उस रूम में रह गए आई थिंक। अच्छा जी, अब बेसिक ईपीएस में प्रॉफिट बताएं। 25.5 मिलियन डिवाइड बाय 11.5 2.2, ठीक है जी। तो ये बेसिक ईपीएस हमारी आ गई 2.2 पर शेयर, ठीक हो गया जी, सही है। कितने बच्चों ने बिल्कुल सही कर लिया था ना यार, इतने ज़्यादा बच्चों ने, चलें जी, डायल्यूटेड पे ट्राई मारें, आप टराई मारें, टराई, समझ आ गया ना, इस तरह से अच्छा समझ आता है। एक बार गलती करो फिर सही करो, वो याद रह जाता है, ठीक है ना, सही है, समझ आ रही सबको। फिर थोड़े से बच्चे हैं यार, ये तो अब आप ट्राई करो ना पहले, जैसे यहाँ पे ट्राई किया आपने, बता देता हूँ थोड़ी देर। डिज़ाइन चेक करो, डिज़ाइन,
जज़ाकल्लाह। अच्छा जी, तो देखें, अच्छा जी, एक मिनट दिया और दिया 1 मिनट दिया, गल पै गए हो, मैं माजरत खा हूँ, 1 मिनट दिया, ना देखें। कोई ऐसा बच्चा भी है जिसने क्वेश्चन अलग लिखे हों, क्वेश्चन अलग लिखा हो और आंसर अलग हो, तो वो अगला सवाल भी अलग ही अच्छा चलें, ठीक है, चलने में। ये तो 6% 2.2 मैं बैठ जाऊँ तो ज़्यादा टाइम लगेगा, कहते बैठ जाओ। कल रेशो स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। आखिरी टॉपिक, हाँ वाकई सिलेबस कम हो गया। पहले मुझे 104-5 लेक्चर लगते थे बगैर रिवीजन के और 2-3 ऊपर लग जाते थे। इस दफ़ा मुझे लग रहा है ज़्यादा पढ़ा दिए, क्योंकि अगर हम कंपैरिजन करें ना तो कोई तकरीबन 30-35 लेक्चर्स के टॉपिक निकले थे, सिंगल एंट्री, IFRS 15 और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, और IS 8 और EPS कर लेने के बाद अंदाज़ा हुआ है कि कोई NPO की बातें भी डाल दें तो कोई 15 को लेक्चर ऐड हो गए होंगे। उस हिसाब से तो हमें कोई 90 के लेक्चर पढ़ने चाहिए थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम काफ़ी अच्छे जा रहे हैं, ज़्यादा अच्छा ही पढ़े। लेकिन कहीं पे भी हमने खामखा टाइम नहीं लगाया, हम ड्यू टाइम लगाते चले आए हैं। जो चीज़ें पढ़ी हैं अच्छे से पढ़ी हैं, इंशाल्लाह उनमें मार नहीं पड़ेगी। डन, चलो ट्राई करते हैं फिर। हाँ जी, ये तो ऐसे ही आएगा, बेसिक से आगे की कहानी होती है ना, पता है आपको। 25.5 दो जी, 25 500,000 और 11। अब क्या किया करते हैं जी, यहाँ पर बॉन्ड्स जो हो सकते हैं कन्वर्ट वो ऐड करते हैं, और यहाँ पर उनकी इंटरेस्ट सेविंग ऐड करते हैं। तो पहले इंटरेस्ट सेविंग वर्किंग 1 हो गई है, इंटरेस्ट सेविंग डाल देते हैं यहाँ पे वर्किंग 2। अच्छा जी, अब देखें टोटल कितना था, 20 मिलियन। बॉन्ड के टोटल बैलेंस कितना था, 20। और ये जो 20 मिलियन रुपए लिखा होता है ना, असल में तो हर बॉन्ड के ऊपर 100 लिखा होता है, लेकिन यूँ समझ लिया करो आसानी के लिए कि एक बॉन्ड है उसके ऊपर 20 मिलियन रुपए लिखे हुए हैं, और उसके ऊपर कितने %, ये भाई उसका इंटरेस्ट रेट, इधर देखना यार, इधर देख, उसके फेस के ऊपर लिखा होगा 100 रुपये और साथ लिखा होगा 6%। ये मतलब होता है कि हर 100 रुपये पे 6 रुपये का डिविडेंड, ये इंटरेस्ट मिला करेगा, ठीक है ना, ये मतलब होता है। अच्छा, तो 20 मिलियन तो टोटल था, लेकिन अब सारे का सारा 20 मिलियन जो है वो कन्वर्ट नहीं हो गया कि हम उसके ऊपर इंटरेस्ट सेविंग ले लें 6% के हिसाब से, ठीक है। तो पूरा 10 मिलियन तो ऐसे ही रहा, 20 में से 10 मिलियन रुपए वो ऐसे ही रहे, उन पे 6%, लेकिन जो बाकी के 10 मिलियन हैं उन पे कितना अरसा, वो इधर 3 महीने। देखो मैंने कहा था जो 10 मिलियन कन्वर्ट नहीं हुए वो तो सारा साल डाइल्यूशन का इम्पैक्ट लेंगे, यानी कि वो सारे साल शेयर्स को हम ऐड करेंगे नीचे, और उनके सारे साल का इंटरेस्ट भी हम नेट ऑफ टैक्स कर देंगे, ऊपर लिखेंगे, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर कुछ शेयर जो है सिर्फ 3 महीने तक डाइल्यूशन के इम्पैक्ट में आया, उसके बाद तो बेसिक में चले गए, ठीक है ना। तो उनके ऊपर इंटरेस्ट 3/12 होगा। लेकिन जाहिर सी बात है ये सारे का सारा इंटरेस्ट टैक्स रेट क्या था, 30%। ये सारे का सारा इंटरेस्ट ही कितना हो जाएगा, 70% हो जाएगा जब सेविंग लेंगे। तो क्या आंसर आया, 5,500,000। ये चेक कर लें ज़रा, ये कितने बच्चों ने ये निकाल ली थी, वैसे 3-4 हैं बस। चलें फिर सुने भाई, देखो ना टोटल कितने रुपीस 20 मिलियन टोटल डिबेंचर की अमाउंट है, इसमें से रुपीस 10 मिलियन तो कन्वर्ट हुए ही नहीं, हुए कन्वर्ट नहीं, तो ये सारा साल ही फिर इंटरेस्ट का एलिमेंट इनका लेंगे, क्योंकि ये सारा साल ही कन्वर्ट नहीं हुआ, तो इनके ऊपर सारे साल का इंटरेस्ट
हमें सेव होगा, ये हमें देना पड़ेगा, ठीक है। और ये नहीं, क्या गया मैं, ठीक है, हमने ये कन्वर्ट अगर हो जाए तो फिर बात करें ना, तो इनको हमने नीचे भी ऐड करना है ना, तो पूरे 10 मिलियन ये एज इट इज आ जाएंगे और इनका इंटरेस्ट भी पूरे साल का आ गया। अगर मैं तोड़ के करूं तो इस 10 मिलियन का काम क्या बनेगा, इस 10 मिलियन में हम कहेंगे जी ये 10 मिलियन, वो पुराने वाली बात, ठीक है, इंटू 6% इंटू 70%, ठीक है। यानी अगर मैं यूं बात करूं तो मैं इस तरह से कहूंगा कि 10 मिलियन इधर ऐड कर दो और इसका आंसर क्या आता है, इसका आंसर क्या आता है, बोलो 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 जल्दी जल्दी। हाँ यार टोटल फिगर बताओ ना, 420, यानी कि अगर सिर्फ ये होता ना, सिर्फ ये 10 मिलियन ही होता, जो कि सारे का सारा अभी कन्वर्ट नहीं हुआ, कन्वर्टेबल है, कल वाला लेक्चर यार, ठीक है, कन्वर्टेबल है, तो हम यहाँ कहते हैं जी 10 मिलियन कन्वर्ट हो सकते हैं, शेयर्स कर लेंगे ना, शेयर्स कन्वर्ट करके, ठीक है, वो यहाँ पे शेयर्स लिख देते और यहाँ पर हम टोटल इसका इंटरेस्ट लिखते 420,000। लेकिन मसला ये है कि 10 मिलियन में से 20 मिलियन में से बाकी 10 मिलियन जो है वो कन्वर्ट हो गए 3 महीने बाद, ठीक है, तो उनका सिर्फ इंटरेस्ट सेविंग का एलिमेंट हम 3 महीने का ले सकते हैं और 70% तो इसको भी करना है। तो बस यही कैलकुलेशन मैंने इकट्ठी कर दी थी कि टोटल 20, देखो ना यार, एक मिनट भाई, अब यहां पर 20 मिलियन थे, ठीक है जी, 20 मिलियन डिबेंचर्स थे, ठीक है, इनमें से 10 मिलियन सिर्फ इस अरसे के लिए रहे, ठीक है, और यूं कह ले कि 20 मिलियन इस अरसे के लिए रहा और बाकी का 10 मिलियन इस अरसे के लिए यूज हो रहा है, ठीक है ना। बहरहाल सिंपल सी बात है यार, मेरा नहीं ख्याल कि इतना कॉम्प्लेक्स है, बिल्कुल सादा सी बात है। आपने मुझे ये बताएं कि 20 में से 10 को बेसिक में लिया या नहीं लिया। अब उस 10 की बात करें जो 10 कन्वर्ट हो गए 1 अप्रैल को, तो उसके बाद फिर कन्वर्ट होके शेयर बन गए ना, तो उसके इसी साल में बन गए हैं ना। अब तो ये कन्वर्टेबल है ही नहीं, ये तो शेयर्स में कन्वर्ट हो गए हैं ना, ठीक है, तो सिर्फ 3 महीने तक ये कन्वर्टेबल बॉन्ड्स थे, तो 3 महीने के लिए ही बस इनकी इंटरेस्ट सेविंग हम डाइल्यूशन के अंदर ले सकते थे, ठीक है। लेकिन जो बाकी के 10 मिलियन है वो तो पूरा साल कन्वर्टेबल ही पड़े रहे, वो कन्वर्ट नहीं हुए, तो फिर उनके पूरे साल की इंटरेस्ट सेविंग हमने ले लेनी है। ये बात समझ आई जी। नहीं बेटा, आप क्या समझ रहे हो, आज खड़े होकर हम कह रहे हैं, ओपनिंग डेट पे खड़े होकर यूं कह रहे होते हैं ना, ठीक है, कि अगर ये कन्वर्ट हो जाएं फ्यूचर में, इस साल में पूरे में कन्वर्ट नहीं ना हुए, तो हम कह रहे होते हैं जी इस साल में कुछ भी कन्वर्ट नहीं हो। पहले 10 को सोचो, ठीक है, हम क्या कह रहे हैं, जो 10 कन्वर्ट नहीं हुए, पूरा साल जो कन्वर्ट नहीं हुए, अब फ्यूचर में अगर वो कन्वर्ट होंगे, असर उसका प्रेजेंट पे ले रहे हैं, फ्यूचर में अगर कन्वर्ट होंगे तो हमें इतनी टैक्स सेविंग मिल जाएगी, पूरे 10 की टैक्स सेविंग ले ली, इंटरेस्ट सेविंग ले ली, ठीक है। अच्छा, अब जो बाकी 10 मिलियन है जो कन्वर्ट हो गए हैं, इनमें से 3 महीने तक तो ये कन्वर्ट नहीं हुए थे, तो हम जब डाइल्यूटेड ईपीएस निकालेंगे तो 3 महीने उनको कन्वर्टेबल बॉन्ड ही समझ रहे हैं ना यार। 10 मिलियन आप आज देखो, मैंने डाइल्यूशन के इंपैक्ट के बारे में आपको क्या बताया था, सिंपल सी बात, पिछला सवाल देखो, ये देखो, ये मुझे बताओ कि आपका इस साल का प्रॉफिट है 8 लाख, इस साल का प्रॉफिट है, सही है, और कन्वर्टेबल बॉन्ड्स हैं जो अभी कन्वर्ट नहीं हुए 2 मिलियन इस साल पड़े हैं, ठीक है। अब आप इसी साल के प्रॉफिट के ऊपर असरात लेने लगे हो, ये तो था बेसिक। अब आपने कहा अगर ये कन्वर्ट हो गए तो 20,000 शेयर्स बन जाएंगे अगले साल में, कन्वर्ट हुए नहीं है, अगर ये कन्वर्ट हो गए तो 20,000 शेयर्स बन जाएंगे, लेकिन फिर हमें इंटरेस्ट सेविंग इतनी मिल जाएगी। ये बिल्कुल भी कन्वर्ट नहीं हुए, ये हमारा 10 मिलियन हिस्सा है, 20 मिलियन से 10 मिलियन ये आ गया, ठीक हो गया, सही है। अब बाकी 10 मिलियन, इसकी लड़ाई तो नहीं है ना, अब रह गया बाकी 10 मिलियन। बाकी 10 मिलियन के बारे में अब हम क्या कहेंगे, वो पूरे 10 मिलियन शेयर्स में भी नहीं ले रहे होंगे, हम कहेंगे जी 10 मिलियन शेयर्स भी 3/12 कर दो, ये डाइल्यूटेड के असर में आ गए और इनका इंटरेस्ट भी सिर्फ 3 महीने का ऊपर इंटरेस्ट सेविंग के अंदर आ गया। जरा पूरी कैलकुलेशन करने दो मुझे एक बार, हो सकता है समझ आ ही जाए, ठीक है। तो ये 10 मिलियन तो वो जो कन्वर्टेबल हैं, अभी भी 1 रुपया भी कन्वर्ट इनमें से नहीं हुआ, ये बाकी वो जो सिर्फ 3 महीने तक कन्वर्टेबल थे और फिर एक्चुअली कन्वर्ट हो गए, ठीक है ना। तो डाइल्यूशन के अंदर इसका इंपैक्ट आ गया, कितना आ गया जी, 5 to
5,000,000। अब इधर देखो शेयर्स के लिए मैं वर्किंग 3 कर लेता, इसलिए मैं यहाँ वर्किंग में ले आया, ठीक है, वर्किंग 3। अब इधर देखना जरा आपने क्या लिखा था जी, टोटल कितने हैं 20 मिलियन। 20 मिलियन में से कितने शेयर्स आपके कन्वर्ट हुए ही नहीं, वो ये वाले एज इट इज आ जाएंगे। वो कितने बनेंगे 10 मिलियन रुपए बॉन्ड्स के हैं, उनको कन्वर्ट करना है आपने। ₹10 मिलियन डिवाइडेड बाय 100 इंटू कितना 20, ये नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे जो आपके कन्वर्ट हुए ही नहीं। और जो बाकी 2 मिलियन है, वो बाकी 2 मिलियन आपका सिर्फ 3/12 आएगा, क्योंकि उसका इंटरेस्ट भी कितना आपने लिया है 3/12। तो लिखो जरा, लिखो इस कैलकुलेशन को ऐसे ही लिखो, शेयर्स लिखो 100,000 कितना, नए शेयर्स लिखो, ऐसे ही लिख लो ना यार। जी जी जी, यहाँ से 2 मिलियन शेयर्स हैं टोटल, 2 मिलियन शेयर्स बनते हैं ना, ठीक है। इसको ये सॉरी टोटल 4 मिलियन शेयर्स बनते हैं, इसमें से 2 मिलियन तो पूरे आ गए, ये तो कन्वर्ट नहीं हुए। बाकी 2 मिलियन 3/12 कर दो, कितना आता है, अब फिगर पूरी दिखाना 25 लो। क्या ये कन्वर्टेबल हैं, वो कन्वर्ट हुए कब हैं यार, हम भी तो सिर्फ तब तक का अरसा ले रहे हैं जब तक वो कन्वर्टेबल थे। अल्लाह के बंदो अब समझो ना, इसको अलग अलग समझो, इसलिए अलग अलग लिखा है। थोड़ा सा और आगे ले आओ, प्लस इंटू, अब समझो ये 10 मिलियन कन्वर्टेबल हैं, कन्वर्ट एक्चुअली इस साल में भी नहीं हुए, कन्वर्टेबल हैं इस साल में कन्वर्ट नहीं हुए। तो डाइल्यूशन के ऊपर हमने कहा जी न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में नंबर ऑफ शेयर्स डालो इनके 2 मिलियन, ठीक है, और न्यूमरेटर में इनकी इंटरेस्ट सेविंग डाल दो, ये अलग अलग हो गया, ठीक है। अगलों के बारे में हम क्या कह रहे हैं, ये 2 मिलियन 3 महीने तक कन्वर्टेबल रहे और फिर एक्चुअली कन्वर्ट हो गए, तो फिर डाइल्यूशन में तो इनका असर सिर्फ 3 महीने का आना चाहिए ना। तो हमने शेयर्स को भी 3/12 कर दिया और ऊपर इसकी इंटरेस्ट सेविंग को भी 3/12 कर दिया। तो यहाँ शेयर्स में भी 3/12 पड़ा हुआ है और यहाँ इंटरेस्ट सेविंग में भी 3/12 पड़ा हुआ है। अलग अलग लिखना चाहो तो लिख लो यहाँ पे, तो मैं अलग अलग करने लगा था लेकिन मैंने किया नहीं था, ठीक है। कितना आंसर आ गया 1.86 और वटएवर। जाइए, किसी को भी समझ नहीं आई तो मैं फिर समझा देता हूँ, बोले कोई मसला नहीं है, नो इशू। जी बेटा, टोटल अपने इस साल में और 2.5 मिलियन इशू कर सकता है शेयर, जो डाइल्यूशन में निकाले हैं 2.5 मिलियन बताया था। बेटा इधर देखो, इधर ले आया मेरे भाई, यहाँ पर देखो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ कन्वर्ट नहीं हुआ, सारे के सारे कन्वर्टेबल हैं। आपने क्या कहा जी 20,000 शेयर्स बन जाएंगे ये और इनकी इंटरेस्ट सेविंग इतनी आएगी। अब हमारे 20 मिलियन कन्वर्टेबल में से 10 मिलियन के बारे में ये ट्रीटमेंट आ गया। 10 मिलियन रुपए के कन्वर्टेबल डिबेंचर्स कितने शेयर्स में बदल जाएंगे, कितने शेयर्स में, 2 मिलियन शेयर्स में। नीचे हमने 2 मिलियन शेयर्स ले लिए और बोलो 2 मिलियन शेयर्स लिए ना पूरे, और 2 मिलियन शेयर्स की ही हिसाब से ऊपर ₹10 मिलियन इंटू 6% करके नेट ऑफ टैक्स कर दिया, ऊपर इंटरेस्ट सेविंग भी ले लिया, ठीक हो गया। ये तो वो है, देखो ना आप मेरे ख्याल में कंफ्यूज हो रहे हैं खाम में। हम इस साल के एंड पे खड़े हैं, जिस साल की ईपीएस निकाल रहे हैं, अभी ये इस साल में कन्वर्ट नहीं हुए, फ्यूचर में कन्वर्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो हमने उसका इंपैक्ट क्या लिया, हमने कहा जी अगर कन्वर्ट हो गए, अब प्लीज सुन लो सारे आखिरी बार, अगर कन्वर्ट हो गए तो इतने शेयर्स बढ़ जाने हैं और इतनी इंटरेस्ट सेविंग आ जानी है। ये कन्वर्ट नहीं हुए थे, डन हो गया। अब ये तो वो हैं जो कन्वर्ट हुए ही नहीं। हमारे इस सवाल के अंदर क्या था, कन्वर्टेबल में से ड्यूरिंग द ईयर कुछ कन्वर्ट भी हो गए थे। तो अब यूं समझो ना कि हमारे कुछ कन्वर्टेबल बॉन्ड सिर्फ 3 महीने तक कन्वर्टेबल थे और बाकी सारे साल अभी भी कन्वर्टेबल हैं। तो जो 10 मिलियन का हिस्सा है, हाफ 50% जो कन्वर्ट नहीं हुए, उसके साथ तो ये ट्रीटमेंट हो गया। 10 मिलियन रुपए के डिबेंचर्स कितने शेयर्स में बदलने हैं, 2 मिलियन शेयर्स में, 2 मिलियन शेयर्स नीचे आ गए और 10 मिलियन रुपए का 6% 70% उसकी इंटरेस्ट सेविंग ये ऊपर आ गई। अब बच गया बाकी 10 मिलियन जो कि 3 महीने बाद कन्वर्ट हो गया था। तो कन्वर्ट होने के बाद का अरसा उसका
डाइल्यूशन में नहीं है, वो तो बेसिक ईपीएस के अंदर चला गया, वो तो शेयर्स इश्यू हो गए हैं, लेकिन पहले 3 महीने तो वो डाइल्यूटेड, वो कन्वर्टेबल थे ना, तो उनका असर हमने दिखाना था। तो इसलिए हमने नीचे शेयर्स को भी 2 मिलियन को 3/12 कर दिया, और ऊपर जितनी इंटरेस्ट सेविंग बनती थी, वो भी इंटरेस्ट भी 3 महीने का बनता था, उसको भी 3/12 कर दिया था। अब जरा आमिर भाई उधर दिखा दें इनको वो सर। सही है, ज़्यादा होगा। वैसे अगर हम कुछ भी कन्वर्ट ना करते ड्यूरिंग ईयर तो 4 मिलियन। जी बिल्कुल, अगर कुछ भी कन्वर्ट, अगर 1 रुपया भी कन्वर्ट ना हुआ होता तो फिर बेसिक ईपीएस कुछ ऐसे, डायलूटेड ईपीएस कुछ ऐसे निकलती। अभी 4 से 4.5 मिलियन। एक सिफर काम है, शायद यार सिफर पूरी कर दें। ठीक है जी, ये बेसिक ईपीएस थी हमारी, ठीक हो गया। अब 1 रुपया भी कन्वर्ट ना होता, ठीक है, तो ₹20 मिलियन था ना, ₹20 मिलियन डिवाइडेड बाय ₹100 इंटू 20 शेयर्स, 4 मिलियन शेयर्स आते हैं, ठीक है जी। 4 मिलियन शेयर्स, 70% क्या, बस 4 मिलियन शेयर्स ऐड हो जाते हैं। 11.5 में भी तो इम्पैक्ट डाल दिया। और यार फिर ये भी ना होता, कन्वर्ट ना हुए होते, ये तो समझो कन्वर्ट, ये तो ओपनिंग पड़े हुए हैं, ठीक है ना, ये तो ओपनिंग पड़े होते, कितना था 10 मिलियन, ठीक है ना, वो कन्वर्ट नहीं हुए ना, इधर भी ऐड ना करो, वो तो मैंने गलती से उठा ली, ठीक है ना। अब ये 4 मिलियन शेयर्स आते, और इन 4 मिलियन शेयर्स की टोटल सेविंग आती, यानी 20 मिलियन इंटू 6%, और इसको करते 70%, कितना आता, 840,000। तो ये 840,000 ऊपर आ जाता, और सारे के सारे शेयर्स भी नीचे आ जाते। अब मसला ये हुआ, ये पूरा 840,000 हमने नहीं लिया, इसमें से आधा जो टीएफसीज थे जो कन्वर्टेबल हैं, अभी भी कन्वर्ट नहीं हुए, वो तो 100% आ गए। बाकी जितने अरसे कन्वर्टेबल रहे वो डाइल्यूटेड में ले लिया, और जब कन्वर्ट हो गए तो वो फिर बेसिक में चला गया था, इसलिए तो फिर यहां पे ऐड नहीं हो रहा था, जैसे मैंने अभी गलती से लिख दिया था, लेकिन चलो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होगी, बात समझ गए हो, ठीक है ना। तो ऐसे नहीं करना, ये तो सादा सवाल था, मतलब यही डाला था सवाल के अंदर कि कन्वर्टेबल थे और ड्यूरिंग द ईयर कुछ कन्वर्ट हो गए, ठीक है ना। तो ये सब कैलकुलेशन ऐसे ही बस फजूल। आपने यहाँ पे देख लिया कितने कन्वर्टेबल बॉन्ड्स हैं, टोटल 4 मिलियन शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। जो कन्वर्टेबल बॉन्ड्स हैं वो टोटल 4 मिलियन में कन्वर्ट हो सकते हैं, आधे कन्वर्ट हो गए, जो कन्वर्ट हो गए वो बेसिक ईपीएस में चले गए, लेकिन 9 महीने की असरात इधर हैं, तो पहले 3 महीने तो वो डाइल्यूटेड ही थे ना, ठीक है। तो 9 महीने, इन 2 मिलियन का 9 महीने इधर चला गया, इन्हीं 2 मिलियन का 3 महीने इधर आ गए, ठीक है, बस चलो। अच्छा जी, बात तो मैंने करनी थी आज, और बात निकल गई और तरफ। मजे का क्वेश्चन था, बुजुर्गों से लिया मैंने ये क्वेश्चन, बुजुर्गों से अपने। अच्छा जी, इधर देखें आप, जी आपकी कंपनी है और आपकी कंपनी ने 4,000 शेयर्स खरीदने का ऑप्शन दे रखा है एट अ प्राइस ऑफ 20, जिस वक्त मार्केट प्राइस 25 है। क्यों दिए जाते हैं, अब मैं इस बहस में ना पढ़ना चाह रहा हूँ, ना मुझे ज़रूरत है इसको इस बहस में पढ़ने की, ठीक है ना। मेरा मकसद इसकी अकाउंटिंग सिखाना है, ये तो बात फिर बहुत आगे निकल जाएगी, ठीक है ना। तो शेयर ऑप्शन क्यों दिए जाते हैं, मैं इस तरफ नहीं जा रहा। हाँ, शेयर ऑप्शन दे दिया तो आओ अकाउंटिंग सिखा दूँ तुम्हें, ठीक है ना। शेयर ऑप्शन क्यों दिए जाते हैं वो फिर रेलेवेंट उस्ताद आपको समझा देंगे, बात आगे काफ़ी बढ़ चुकी है इसमें, ठीक है ना। कोई बात नहीं, कल का दिन भी लगा लेंगे, खैर है, नो इशू, जब तक तसल्ली नहीं होगी हम नहीं जा रहे आगे। अच्छा, ये सवाल वैसे इतनी देर लेना नहीं चाहिए था, मुझे लग रहा था सिंपल कैलकुलेशन, लेकिन आपको गरारी फंस जाए तो फंस जाए फिर, तो कोई मसला नहीं, खैर है। अच्छा, कंपनी हैज़ गिवन 4,000 शेयर ऑप्शंस एट अ, ये भी हो सकता है ना कि जो सवाल अगला मैंने करवाना है, लेकिन वो सवाल वैसे बड़ा हैवी है, उसके अंदर तो डाइल्यूटेड रैंकिंग वगैरह सिखानी थी। चलो देखते हैं जितना हो गया। कंपनी हैज़ गिवन 4,000 शेयर ऑप्शंस एट अ प्राइस ऑफ ₹20, जिस वक्त मार्केट प्राइस थी 25 रुपये, ठीक है। आपने एक शेयर ऑप्शन दे दिया किसी को कि जी अगर आप हमसे शेयर्स खरीदने आएँ जिस भी वक्त, तो हम आपको 20 रुपये का शेयर देंगे। एक्चुअल में आज वो शेयर कितने का बिक रहा है, 25 का, तो जिसको कहते हैं शेयर ऑप्शन। क्या कहते हैं जी, शेयर ऑप्शन। खरीदे नहीं है शेयर्स उन्होंने, लेकिन हमने उनको शेयर खरीदने का ऑप्शन दे रखा है। अब मिसाल के तौर पे अगर ये शेयर्स खरीदने आ गए तो होंगे शेयर्स इशू, ठीक है। अब इन शेयर्स के अंदर भी ना थोड़ा सा अगर आप देखें ना,
तो बोनस का एलिमेंट बन रहा है, ठीक है। यानी यूं समझ लें कि हमने कुछ शेयर्स मुफ्त में बांटने हैं, कुछ शेयर्स हमने मुफ्त में बांटने हैं, यूं होगा ना, ठीक है। तो एक छोटी सी कैलकुलेशन बन जाएगी। वो कैलकुलेशन कैसे किया करेंगे? हम सबसे पहले क्या कहेंगे जी, 4000 शेयर्स का ऑप्शन मिला है, बोलो 4000 शेयर्स खरीदने का ऑप्शन दिया हमने उनको, तो 4000 शेयर्स का ऑप्शन दिया और हर शेयर अगर 20 रुपए का हम बेचें तो टोटल 80,000 रुपये हमें मिलेंगे, ठीक है। लेकिन 80,000 रुपये कितने शेयर्स के बदले मार्केट में मिल सकते थे? वो देखें जी, 80,000 डिवाइडेड बाय 25 किया हमने, तो पता चला हमें कि 32,000 शेयर्स हमें मिल जाते अगर 80,000 मार्केट से लेने जाते। बात समझ आ रही है? हमने क्या कहा जी, 4000 शेयर्स ले जाना हमसे 20 रुपए के हिसाब से, तो हमने कितने रिसीव किए? फिर अगर वो आ गए, रिसीव नहीं किए मतलब अगर वो आ गए तो कितने हमें पैसे मिलेंगे? 80,000 रुपये। और अगर यही 80,000 रुपये हम मार्केट में से शेयर्स बेच कर लेते तो ये 80,000 रुपये हमें 4000 शेयर्स के बदले ना मिलता बल्कि 3200। देख लो, 80,000 रुपये 25 रुपये पर शेयर के हिसाब से अगर हम शेयर बेचते तो कितने शेयर्स में मिल जाता हमें? 3200 में। इसका मतलब हमने 800 शेयर्स मुफ्त में बांटे हैं, 800 शेयर्स मुफ्त में बांटे हैं। अब मसला ये है, आप कहोगे ऐसी बात तो हमने की थी बेसिक ईपीएस में, बोनस, कंसोलिडेशन, स्प्लिट, राइट में भी बोनस का एलिमेंट था, उधर बात नहीं कर रहे। तो भाई मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि ये शेयर ऑप्शन है, अभी शेयर परचेज किया नहीं है इन्होंने इस पे, तो ठीक है ना। हो सकता है ये राइट इशू ही हो सकता है इसके अंदर बोनस एलिमेंट वैसे ही आए, जब इशू होगा वो तो तब की बात है ना। इस वक्त मसला ये है कि कंपनी हैज गिवन 4000 शेयर ऑप्शंस। अभी ये क्या है? शेयर ऑप्शंस हैं, अभी उन्होंने ये शेयर्स खरीदे नहीं है। तो जब शेयर ऑप्शन है तो फिर हम डर तो रहे होंगे ना, क्या डर लग रहा होगा? फ्यूचर में अगर ये आ गए, फ्यूचर में अगर ये आ गए तो फिर हमारे डिनोमिनेटर के अंदर ये 800 रुपये बढ़ जाएंगे, जिसके अगेंस्ट न्यूमरेटर में क्या आएगा? शेयर्स फ्री हैं, पैसे आने कोई नहीं है, ठीक है। और इंटरेस्ट तो है नहीं कि इंटरेस्ट सेविंग की बात करें, तो इसका मतलब ये हुआ कि सिंपल सा काम है, ये छोटी सी कैलकुलेशन करके हम न्यूमरेटर में ये फ्री वाले शेयर्स ऐड कर दिया करेंगे। और सॉरी, वही किया हुआ है, अंग्रेजी इतनी की है मेरी, हाँ ठीक है। देख लो, फिर देख लो, बल्कि फिर क्या देख लो, एक काम करो, ये सवाल है, इसको लिखो और ट्राई करो जल्दी से। हाँ, फ्रैक्शन क्या इशू हो गए हैं शेयर्स? इशू हो गए हैं शेयर्स, जब होंगे तब देखेंगे। डाइल्यूटेड के अंदर जो हो जाता है वो नहीं आता, देखा नहीं अभी आपने? कन्वर्ट हो गए डिवेंचर, जो वो डाइल्यूटेड में नहीं आया, वो बेसिक में चले गए थे। हम बेसिक डाइल्यूट में बात ही वही कर रहे हैं कि हमें डर लगा हुआ है कहीं कन्वर्ट करा ना लें, कहीं शेयर्स लेने आ ही ना जाएं, ठीक है ना। अब ईपीएस निकालनी, सिर्फ फ्री शेयर्स निकालो। बेटा इशू नहीं हुए, बात समझें, ये इशू हो सकते हैं। अगर इशू हो जाते तो डाइल्यूटेड की तरफ आता ही ना काम, वो तो बेसिक के अंदर आ जाता था, पढ़ के आए। वो फिर शेयर ऑप्शन थोड़ा ही थे, वो तो फिर शेयर पैसे देके ले गए हैं। वो फिर कौन सा ऑप्शन? उन्होंने ऑप्शन एक्सरसाइज कर लिया तो फिर तो वो कोई ऑप्शन नहीं है ना। वो तो फिर इस साल में शेयर्स आ गए और वो जैसे करते आए हैं पहले, हम वैसे ही कर देंगे। वो राइट इशू है, वो मार्केट प्राइस का इशू है, वो बोनस इशू जो भी है। बेटा वो जब इशू होंगे तो नॉर्मल में जाएंगे ना। फिलहाल तो सारे के सारे शेयर्स हमने देने हैं। डर ये है कि अगर ये आ गए शेयर ऑप्शन एक्सरसाइज करने तो फिर हमें 800 मुफ्त में देने पड़ेंगे। वो 800 हमारी ईपीएस के ऊपर असर क्या डालेंगे कि डिनोमिनेटर में 800 आ जाएगा, न्यूमरेटर में कख नहीं आना। कोई इंटरेस्ट सेविंग भी नहीं है इसकी तो, ठीक है। जल्दी करो, 3200 कैसे निकला या 800 कैसे निकला, जल्दी से जरा। जी क्या करेंगे इधर देखें। हम कहेंगे जी ये 4000 शेयर्स हमने बेचे हैं, बेचे नहीं हैं, हमें देने पड़ सकते हैं 20 रुपए के हिसाब से, यानी हमें 80,000 रुपये मिलेंगे।
लेकिन अगर यही 80,000 रुपये हम मार्केट से लेने जाते तो हमें 25 रुपये का एक शेयर देकर मिल जाने थे, यानी हमें 3200 शेयर्स इशू करने पड़ते। तो इसका मतलब अगर कभी खुदा ना खास्ता ये लोग शेयर्स लेने फ्यूचर में आ गए तो हमें 800 शेयर्स फ्री में बांटने पड़ेंगे। ठीक है, ओके। अब हमें आज डर है ना, डायल्यूट डीपीएस तो डर ही बताती है ना कि फ्यूचर में अगर ऐसा हो जाए तो क्या करेंगे, डिनोमिनेटर के अंदर, और कन्वर्ट कराने आ गए तो क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो ये लेने आ गए तो मुफ्त वाले 800 शेयर्स देने पड़ेंगे ना, डिनोमिनेटर में ऐड कर देंगे, और न्यूमिनेटर में इसकी कोई इंटरेस्ट सेविंग है नहीं, तो सिर्फ डिनोमिनेटर में फिगर आएगी, न्यूमिनेटर में 0। ओके, अच्छा, तो फिर इसको ज़रा ट्राई करो। एक और क्वेश्चन है, 8000 शेयर ऑप्शन है, एक्सरसाइज प्राइस 20, मार्केट प्राइस 32, जल्दी करो। इधर तो नहीं लिखेगा, इधर लिखना पड़ेगा। कर लें सब कर लें। जी हम क्या कह रहे हैं जी, हमने अगर 8000 शेयर्स इशू करने पड़ गए तो हमें मिलेंगे उसके अगेंस्ट 20-20 रुपए, यानी बोलो 16, आगे भी बोलो ना, अगर यही हम मार्केट प्राइस पे इशू करते तो हमें कितने शेयर इशू करने पड़ते, 5000, यानी कि हमें 3000 शेयर्स फ्री में बांटने पड़ेंगे अगर ये लोग आ गए तो। अब हम डायल्यूटेड ईपीएस, बेसिक तो निकल चुकी होती है ना, डायल्यूटेड ईपीएस निकाल रहे होंगे, इसके अंदर हमारे पास जो है वो सब कुछ आया पड़ा होगा, नेट प्रॉफिट आ रहा होगा और वेटेड एवरेज शेयर्स आ रहे होंगे, ठीक है ना। इनमें हम ऐड कर देंगे ये 3000 शेयर्स, ऐड कर देंगे हम जनाब 3000 शेयर्स, और ऊपर ऐड कर देंगे 0। डीपीएस आ गई, ये शेयर ऑप्शन है, ठीक है, समझे हो। चलो ज़रा चेक करो सवाल जो किताब के अंदर है उसमें क्या कहता है, जल्दी से देख लो, जल्दी से बेटा, आंसर छुपा के, पास होने वाले बच्चे ना आंसर छुपा के करते होते हैं सवाल। ब्रॉन्ज लिमिटेड, जी बच्चों, ब्रॉन्ज लिमिटेड हैड टोटल अर्निंग्स ड्यूरिंग द ईयर 25, इट हैज 5 million ऑर्डिनरी शेयर्स, देयर आर आउटस्टैंडिंग शेयर ऑप्शंस ऑन 40,000 शेयर्स। शेयर ऑप्शन कितना है जी, 40,000 शेयर्स दे सकते हैं, विच कैन बी एक्सरसाइज्ड एट अ फ्यूचर डेट एट एन एक्सरसाइज प्राइस ऑफ 25। किताब के सवाल ज़्यादा अच्छे होते हैं ना, डेट शीट लिखी होती है, अंग्रेजी अच्छी समझ आ जाती है, क्लास वाले तो ऐसे ही होते हैं। अच्छा, अब एवरेज मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स इन बीएल ड्यूरिंग ईयर वाज 40। अब भाई साहब हम क्या कहेंगे, हो गया है, चलें हम कहेंगे जी 40,000 शेयर्स हैं,
ये अगर हमें देने पड़ जाएं 40,000 शेयर्स, 40,000 यार, 4 लाख है। ओह हो, नहीं भाई नहीं करता। और ये हमें अगर उनको इशू करें तो हमें कितने रुपए मिलेंगे? 10 मिलियन मिलेंगे। अब अगर यही 10 मिलियन शेयर्स हम बाज़ार में बेचते तो हमें मिलते, ओए होए होए, यानी 1.5 लाख शेयर्स हमें फ्री में बांटने पड़ेंगे। ठीक है जी। अब क्या करेंगे हम? वही भाई पुराना काम, अर्निंग्स कितनी है? 25 मिलियन। ठीक है जी, डिवाइडेड बाय, अब शेयर्स जो है ना वो सारे के सारे, उसने कोई उसमें मूवमेंट नहीं दिखाई, वो 5 मिलियन ही आने थे। ठीक है ना, कोई नया इशू नहीं था। ओके, अब नीचे तो हमने ऐड कर दिया, देखा ना 0.15 मिलियन। ये 0.15 ना बच्चों को परेशान करेगा। अब बच्चे तो बच्चे हैं ना, नहीं 1000 भी नहीं, मैं पूरी फिगर लिखूंगा मैं, मेरी मर्जी। ठीक है जी, 25 मिलियन डिवाइडेड बाय 5 मिलियन, ये तो बेसिक ईपीएस थी, हमने ऐड कर दिया 1,50,000 और ऊपर ऐड कर दिया 0, तो हमारी डायल्यूटेड ईपीएस कितनी आ गई? हाँ, उन्होंने यही लिखा हुआ है बेसिक ईपीएस और ये 4.85 डायल्यूटेड ईपीएस। ठीक है जी, यहाँ तक को मसला। अच्छा, अब ऐसा भी तो हो सकता है यार, ऐसा ही होगा बल्कि अगर हुआ तो, यहाँ तक को मसला कि आपने कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, किताब वाला सवाल भी देख लिया था, क्लास वाला भी आज हो गया। ठीक है, किताब वाले के अंदर उसने अर्निंग्स को आफ्टर टैक्स ही ज़्यूम किया हुआ है। ठीक है तो चलो उसको देख लेते हैं। ठीक है, कोई मसला नहीं है वैसे उसके अंदर। फिलहाल मैं बात और तरफ अब लेके जाना चाह रहा हूँ, ऐसे इस बहस में पढ़ें। आप बेसिक ईपीएस निकाल लेते हैं, उसके बाद आपके पास कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स में एक से ज़्यादा चीज़ें आ रही होती हैं, तो आप क्या करेंगे? अब देखें, मिसाल के तौर पे आपकी बेसिक ईपीएस है 50 रुपीज़, आपका प्रॉफिट था, 10 शेयर्स थे तो 5। ठीक है, अब मैं कहता हूं जी कि बीस बटा 8 हो, तो इससे बेसिक ईपीएस, देखें डायल्यूटेड ईपीएस का मतलब ही क्या, मैंने आते साथ पहला सवाल क्यों बदलवाया है? डायल्यूटेड ईपीएस का मतलब ही क्या है कि ईपीएस का कम होना। ठीक है ना, डायल्यूशन जब हम शो करते हैं तो ईपीएस का कम होना ही दिखाना होता है। ठीक है ना। अब 20 बटा 8 या 35 बटा 5, इनमें से कौन सी चीज ईपीएस को नीचे लेकर जाएगी? ये कैसे पता लगा आपको? देखकर कैसे पता लगा? अब उसका एक शॉर्टकट ये है, देखो उसका शॉर्टकट क्या है। आप 20 बटा 8 को चेक करो कैलकुलेटर पे, जल्दी करो 20 बटा 8 अगर इस 50 बटा 10 के फ्रैक्शन से कम है तो इसका मतलब ये इसको नीचे खींचेगा। बात समझ रहे हो ना? अच्छा, इसका फ्रैक्शन कितना आया 20 बटा 8 का? 2.5 और 35 पॉइंट किसका, इसका क्या है जी? 7। अब जितना कम उतना, देखो चेक करो ईपीएस, डायल्यूटेड ईपीएस निकालो, डायल्यूटेड ईपीएस, हाँ 3.9 और ये तो उल्टा बढ़ गई ना 5.67। बात समझे हो? यानी कि अगर आपने, देखो अभी हम सवाल करके आए हैं, ये कई सवाल किए हैं बल्कि, ये देखें आप, ये बटे ही तो लगा रहे होते हैं जब डायल्यूटेड ईपीएस पे आते हैं, तो ये बटे ही तो लगा रहे हैं, ये न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर। ठीक है, और को सवाल नज़र आ जाए, ये देखो ये न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर, और ठीक है ना, ये न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। आपके वाले सवाल में भी आपने किया किताब के अंदर न्यूमरेटर
तो असल में बेसिक ईपीएस का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर लग के ही बेसिक ईपीएस आ चुकी है, फिर हम डाइल्यूटेड की तरफ जाते हैं ना। अब डाइल्यूटेड ईपीएस के लिए आपको पता है कि आगे एक फ्रैक्शन लगना है, ठीक है। ये हमने कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट में भी लगा के देखा था, ठीक है। ये फिर हमने अभी ये शेयर ऑप्शन के अंदर भी लगा के देख लिया। अब अगर मल्टीपल चीज़ें आ जाएं, ठीक है, तो हर एक का अपना न्यूमरेटर और अपना डिनोमिनेटर होगा या नहीं होगा, ठीक है ना। अब क्या करें हम, क्या जैसे मर्जी आए वैसे करते जाएं या कोई ऑर्डर होना चाहिए? तो भाई हमने क्या करना है, हमने हर एक कन्वर्टेबल ऑप्शन का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर चेक करना है, और जो लोअर हो वो पहली रैंकिंग में आता जाएगा और जो हायर की तरफ जाता जाएगा उसकी रैंकिंग बढ़ती जाएगी, ठीक है। और फिर हमने स्टेप बाय स्टेप डाइल्यूटेड करना होगा। ये असल में कहानी है अब, ठीक है ना। ये अब क्लास तो हो रही है ख़त्म, लेकिन ये कहानी मैं कोशिश करता हूँ किसी न किसी हद तक बने लग जाए, नहीं लगेगी तो कल यहीं से बात दोबारा शुरू कर लेंगे, ठीक है। आप सब क्वेश्चन लिखना शुरू करें जल्दी से। प्रॉफिट फ्रॉम कॉन्टिन्यूइंग ऑपरेशंस, $16,400 प्रॉफिट फ्रॉम कॉन्टिन्यूइंग ऑपरेशंस। सवाल बन रहा है ना हमारा, $16,000 $16,400। आगे लिखें जी, डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स, $6,400 करें और ₹10,000 बच गए। ये है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो नहीं है खैर, लेकिन ये एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स हो गया, ठीक है ना। तो टैक्स रेट को फिलहाल रहने ही देते हैं, चलो लिख लो इधर, अब लिख लो इधर प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स, ठीक है जी, सही हो गया। अच्छा, ये होगी कहानी ख़त्म। और साथ ही ना आप लॉस कर लो, डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन का लॉस कर लेते हैं, ठीक है। डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन से प्रॉफिट्स भी आ सकते हैं, लॉसेस भी आ सकते हैं ना, लेकिन अक्सर तो लॉसेस ही होते हैं। अच्छा, ये बात हो जाए ना, अगर कभी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी अर्निंग्स की बजाय लॉस दे दे सवाल के अंदर, तो ईपीएस फिर भी निकालनी है, ठीक है, लेकिन वो नेगेटिव फिगर आ जाएगी, यानी कि अर्निंग पर शेयर की बजाय वो लॉस पर शेयर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ईपीएस निकालने से नहीं रुकना। मिसाल के तौर पे किसी साल के अंदर लॉस है, आपको कहते जी लॉस आफ्टर टैक्स, लॉस तो खैर टैक्स क्या होता है लॉस के ऊपर, बहरहाल लॉस इतना है, तो आपने वो प्रॉफिट जहाँ पे लगते थे ऊपर न्यूमरेटर में उधर लॉस लिख देना है, नीचे वही वाला काम करना है जो आज तक करते आए, वेटेड नंबर ऑफ शेयर्स वगैरह निकाल लेने हैं। अब आपकी वो ईपीएस जो है वो बेसिकली अर्निंग पर शेयर की बजाय लॉस पर शेयर होगा। इनकम स्टेटमेंट के फेस के ऊपर ही वो नेगेटिव साइन से नज़र आ जाएगी। सही है, कुछ बात पल्ले पड़ी? चलो बहरहाल पल्ले नहीं भी पड़ी तो यहाँ पे डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन में लॉस देख लेते हैं ना। लॉस फ्रॉम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस, $4,000, ठीक है यार, इसको ना इकट्ठा ही कर देते हैं, ज़रा फिगर अलग अलग दिखा दी बस हमने। इस लाइन को मिटाना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है जी। तो प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी, अब ये भी प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर ही था, लेकिन ये कॉन्टिन्यूइंग ऑपरेशंस का था, ठीक है ना। डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन का लॉस अलग से आ गया, तो आंसर को मैंने कहीं यूज़ तो नहीं करना, लेकिन चलो लिख लें, शायद इसी को ही पकड़ कर ले जाएं।
जी, अलग अलग ना करें तो। ये भी क्या है, ये प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स है। ऊपर वाला 10,000 क्या है जी, प्रॉफिट फ्रॉम कॉन्टिन्यूइंग ऑपरेशंस एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स, और ये क्या है, डिसकॉन्टिन्यूड का निकलने के बाद अब ये प्रॉफिट ही है, ये टोटल प्रॉफिट है। बहरहाल ये थोड़ा सा डाटा लिख लिया हमने। अच्छा, अब सवाल शुरू होता है। ऑर्डिनरी शेयर्स लिखें, ऑर्डिनरी शेयर्स आउटस्टैंडिंग ड्यूरिंग द ईयर, ऑर्डिनरी शेयर्स आउटस्टैंडिंग ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर आपने पूरा लिखना है। 2 मिलियन शेयर्स कर लें, 2000 शेयर्स कर लें, ये सारी फिगर थाउजेंड्स में आ रही हैं। और एवरेज मार्केट प्राइस लिख लें, शेयर ऑप्शन भी होगा ना, एवरेज मार्केट प्राइस ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स ड्यूरिंग द ईयर ₹75 पर शेयर। ठीक है, ₹75 पर शेयर है ईच। ओके, अब ये जो कन्वर्टेबल डिबेंचर्स हैं, बॉन्ड्स हैं, टीएफसीज हैं, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, रिडीमेबल, ठीक है, या शेयर ऑप्शंस हैं, इनको कहा जाता है पोटेंशियल शेयर्स, कि ये अभी शेयर्स हैं नहीं लेकिन इनमें पोटेंशियल है कि ये शेयर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। ठीक है ना, तो उनकी डिटेल लिख लेते हैं। पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स, सातजा से लिया हुआ ये सवाल है, मेरी कोई मेहनत नहीं है इस पर। पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स, उस्तादों के भी उस्ताद हो सकते हैं ना, क्यों नहीं हो सकते, बिल्कुल, सारी ज़िंदगी इंसान तालिब इल्म में रहता है जी। पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स में आप लिखें जी ऑप्शन, ऑप्शन क्या है जी, ऑप्शन है ये, जब नज़र आता आना शुरू हो जाए अच्छे तरीके से तो बता देना। ठीक है, चलो, अच्छा जी, ऑप्शन लिखें, लिखें जी 1 लाख शेयर्स विद एक्सरसाइज प्राइस ऑफ 60 रुपये। 1 लाख शेयर्स, बेटा ये क्वेश्चन है, चाहे 2 दिन लगें, ये एक फुल फ्लैज क्वेश्चन है एग्ज़ाम लेवल का, अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे, ठीक है ना, तो फिर तसल्ली हो जाएगी ना ये सवाल करने के बाद। ये रुपीज़ इन थाउजेंड्स जी, हाँ जी बताता हूँ बेटा, इनकी शरारतें तो पूरी हो लें। 100,000 शेयर्स विद एक्सरसाइज प्राइस ऑफ ₹60, यानी कि उनको 60 रुपये का हम शेयर दे देंगे। हालांकि हमारी एवरेज शेयर प्राइस आपको नज़र आ रही है, कितनी रही है, 75। ठीक है, अगला लिखें जी, कन्वर्टेबल 5% कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, 5% कन्वर्टेबल बॉन्ड्स भाई ये 5% कन्वर्ट नहीं होने मेरे दोस्त, तुमने मुझे डरा दिया वैसे जी। अच्छा, ये नहीं कोई बात नहीं, पूछना चाहिए जी। 5% कन्वर्टेबल बॉन्ड्स हैं जी, इनके बारे में लिखें कि नॉमिनल अमाउंट इज़ ₹100 मिलियन, 1000 ईच, लिख लें ऐसे, नॉमिनल अमाउंट इज़ ₹100, आगे मिलियन लिख रहा हूँ मैं, ₹1000 ईच, हो सकता है ना। बल्कि इसको यूं कर लें, इस तरफ लेके ही ना जाएं,
बस हमारे पास कन्वर्टेबल बॉन्ड्स पड़े हैं 100 मिलियन के, और आगे लिखें ईच ₹1000 बॉन्ड इज कन्वर्टेबल इनटू 20 ऑर्डिनरी शेयर्स। ईच रुपीज़, कैलकुलेशन नहीं ना हो, कैलकुलेशन वैसे ही कर लेते हैं, लेकिन ये चीज़ें बस हमने इकट्ठी डाल दी हैं, ठीक है ना। ईच ₹1000 बॉन्ड is convertible into each ₹1000 bond is convertible into 20 ordinary shares. तीसरा लिखें जी कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, भाई प्रेफरेंस शेयर्स कौन से वाले कन्वर्टेबल होंगे? इररिडीमेबल ना, और इररिडीमेबल तो पहले ही शेयर कैपिटल की तरह से होते हैं, उन्होंने तो कहीं नहीं जाना होता। तो ये प्रेफरेंस शेयर्स कौन से होंगे? रिडीमेबल जो कन्वर्टेबल हैं, ठीक है। तो इसमें लिखें 8 लाख शेयर्स, 800,000 शेयर्स। सवाल लिख लें, आज जवाब कल कर लेंगे। 8 लाख शेयर्स विद आ पार वैल्यू ऑफ 8 लाख शेयर्स, पार वैल्यू कहते हैं फेस वैल्यू को, पता है ना। 8 लाख शेयर्स विद आ पार वैल्यू ऑफ ₹100 entitled to a cumulative dividend, एंटाइटल्ड टू आ, ये सवाल हम कर लेंगे तो फिर बस तसल्ली हो जाएगी कि बस अब आई कैप यहीं तक भी खैर नहीं, ये तो फाइनल में होना चाहिए डाइल्यूशन वैसे बेसिकली तो, ठीक है ना। बेसिक ईपीएस तक काफ़ी है आपके यहाँ, लेकिन चलो डाइल्यूशन है तो है, ठीक है। तो 8 लाख शेयर्स विद अ पार वैल्यू ऑफ ₹100 एंटाइटल्ड टू अ क्यूमुलेटिव डिविडेंड ऑफ ₹8 पर शेयर, ऐसे भी हो सकता है डिविडेंड दिया हुआ, यानी कि परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट थी ये 8 पर शेयर। ईच प्रेफरेंस डिविडेंड इज कन्वर्टेबल इनटू 2 ऑर्डिनरी शेयर्स। ईच preference share is convertible into 2 ordinary shares. जी, रिक्वायरमेंट है कैलकुलेट बेसिक ईपीएस एंड डाइल्यूटेड ईपीएस। ठीक है जी, बस ऊपर ₹1000 छुप गया बस, बाकी तो ये सवाल सारा ही आपके सामने है, ठीक है। अच्छा जी, अब बात थोड़ी सी शुरू कर लेते हैं, 5, 7, 10 मिनट सर के आने तक। चला जाऊंगा मैं। अच्छा जी, अच्छा देखो, बेसिक ईपीएस तो निकल सकती है ना 1 मिनट में, बेसिक ईपीएस निकाल। ये सवाल ऐसे ही रहने देते हैं यार, वो मिटा दो ज़रा उस्ताद जी जल्दी से। अच्छा जी, बेसिक ईपीएस निकालें, कॉन्टिन्यूड की अलग, डिसकॉन्टिन्यूड की अलग। बेसिक तो निकाल सकते हैं ना, सवाल तो शुरू करें। हम ये कहेंगे सवाल शुरू हो गया, जाग जा भाई, एक्सक्यूज़ मी भाई, जाग जाओ। नहीं जाग आ रही, क्या हुआ है? दवाई नहीं ली हुई? और भाई ऑर्डिनरी शेयर्स आउटस्टैंडिंग ड्यूरिंग द ईयर 2000, ठीक है ना,
बेसिकली 2 मिलियन शेयर हैं, ठीक है ना यार। वो सारा ऊपर मैंने 1000 में कर दिया ना कुछ नहीं खराब होता। लो ठीक है जी, बाकी सब सही है। अच्छा जी, 2 मिलियन शेयर्स आउटस्टैंडिंग है, बाकी तो सारे पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स हैं। अभी ऑर्डिनरी शेयर्स हैं नहीं, तो बेसिक ईपीएस वाली रिक्वायरमेंट तो इससे पूरी होती है, ठीक है जी। ईपीएस कॉन्टिन्यूड की निकालो, कितने कॉन्टिन्यूड का प्रॉफिट देख लो 10 मिलियन प्रॉफिट ऑर्डिनरी है, और डिसकॉन्टिन्यूड का टोटल है ना, लॉस अगर निकाल लें तो, ठीक है। बोलो भाई, जो भी लिखवा दो भाई, 10 डिवाइडेड बाय 2, बोलो ₹5। ईपीएस डिसकॉन्टिन्यूड, ये डिसकॉन्टिन्यूड लिखा हुआ है, 4 मिलियन है। होश कर लो यार, जान के ना किया करो यार इस तरह की हरकतें, ठीक है। लेकिन ये लॉस है, ठीक है, ये क्या है, लॉस है। तो लॉस फ्रॉम डिसकॉन्टिन्यूड ऑपरेशन कितना है बेटा प्लीज, ये नेगेटिव, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, ये नेगेटिव है, ठीक है। तो इस तरह से अगर लॉस आ जाए सवाल में, और कंटिन्यू से भी लॉस आ सकता था, एक ही सवाल में ईपीएस कैलकुलेट करने का कहे और उस सवाल में लॉस आ रहा हो, कोई मसला नहीं है, आपने उसको नेगेटिव कर देना है, ठीक है ना। लॉस बिफोर, लॉस पर शेयर आ जाएगा आपका, ठीक हो गया जी। नेक्स्ट। अच्छा यार, जिसको तकलीफ है वो जा सकता है, प्लीज हैं 2-4 मिनट बात कर लें दो मुझे, ठीक है। अच्छा अब देखो इसके अंदर करना क्या है। बेसिक ईपीएस तो हमने निकाल ली। अब मैंने आपको ये कहा था कि डाइल्यूशन में एक चीज़ तो हो तो फिर तो आसान है, हमने काम कर लिया है। मल्टीपल आ जाएं तो क्या करना है, मकसद डाइल्यूटेड का मकसद ये है कि कम होना ईपीएस का। तो जो सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा वो सबसे पहले नंबर पे हमने लिखना है, ठीक है ना, डाइल्यूटेड ईपीएस के अंदर। अगली बात, एक रैंकिंग कर लेते हैं, चलो डाइल्यूटेड ईपीएस कल निकाल लेंगे, एक छोटी सी रैंकिंग तो की जा सकती है, ठीक है। तो रैंकिंग यहीं पे कर लेते हैं जी, आस्ता आस्ता सारा सवाल करा देना, आस्ता आस्ता जी। बटे लगाने हैं, बटे, ठीक है। और बटे लगाने के लिए आपने न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को लेते जाना है और उसके ऊपर इम्पैक्ट लेते जाना है क्यूमुलेटिव, ठीक है। तो अब ऊपर वाला सवाल मैं छुपा रहा हूं, अब मुझे सिर्फ ये चाहिए पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स। बेटा अगर फजूल में बातें करनी है तो मैं क्लास से निकाल देता हूं, आपको कह दें आप, ठीक है। चेंज इन न्यूमिनेटर देखेंगे हम, और चेंज इन डिनोमिनेटर देखेंगे हम। जी भाई को निकाल दो क्लास से बेटा प्लीज, हाँ जिसको देखा रास्ता दे दो उसको। देखो भाई इधर, ये देखो, ये क्या है न्यूमिनेटर, ये क्या है डिनोमिनेटर, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर, बेसिक के बाद ये ऐड हो रहा है जो न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर, यही कह रहे थे ना। तो बस यही चेंज इन न्यूमिनेटर, ये वाली फिगर होगी 20, चेंज इन डिनोमिनेटर 8, चेंज इन न्यूमिनेटर 35, चेंज इन डिनोमिनेटर 5, चेंज इन न्यूमिनेटर 0, चेंज इन डिनोमिनेटर 800। सिर्फ ये करना है काम यार, कुछ भी नहीं है और, ठीक है। तो आ जाओ ज़रा रैंकिंग की तरफ। सबसे पहले नहीं, नंबरिंग हमने बाद में देखनी है जब इंपैक्ट निकालेंगे, ठीक है ना। तो फिलहाल तो हमने चेंज इन न्यूमिनेटर और चेंज इन डिनोमिनेटर निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले कौन है जी, सबसे पहले ऑप्शन है बेटा, अब वर्किंग नहीं है सोल्यूशन, वैसे सोल्यूशन का पार्ट ही है पर वर्किंग है। वैसे ये क्या बात किया आपने, सोल्यूशन का पार्ट है या वर्किंग है, मुझे भी बौखला दिया आपने। सबसे पहले क्या है जी, ऑप्शन। हाँ भाई, ऑप्शन में न्यूमिनेटर में कोई चेंज नहीं होता, ठीक है।
डिनोमिनेटर निकालना है तो आप बताओ कितने शेयर्स हैं 1 लाख और हर शेयर कितने में कन्वर्ट हो जाना है। अच्छा, अब मामला वहीं पे जाएगा, ठीक है ना। इसका कोई शॉर्टकट भी कल बता दूंगा कि ये कैलकुलेशन जो हमने इतनी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन की थी, ठीक है, पक्की बात है 20,000, लेकिन ये लेंथी कैलकुलेशन है, ठीक है। बहरहाल इसको देख लेते हैं कैलकुलेट। भाई साहब ने 20,000 कैसे किया जी कैलकुलेट। 100 मल्टीप्लाइड बाय 60, 100 क्या है भाई, 100,000 शेयर से, ठीक है जी। इसको हमने क्या कहा जी, इसको हमने 60 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि 60 रुपए इतने पैसे आने हैं और डिवाइड किससे कर रहे हैं, जितने पैसे नहीं आए हैं। ये शॉर्टकट है, ठीक है ना। 60 बटा, ये चेक कर लो, ये चेक कर लो अपने पुराने तरीके से। हाँ भाई, कितने शेयर्स इशू करने पड़ेंगे, 100,000 नहीं, 100,000 शेयर्स इशू करने पड़ेंगे। हर एक शेयर 60 का होगा तो टोटल 1 लाख शेयर्स हैं, 1 लाख शेयर्स हैं और 60 रुपए के शेयर्स हमने देने हैं, तो बताओ। हाँ, तो ये 6 मिलियन बनता था तो आपने क्यों 8 करवाया। अच्छा जी, मैं कह रहा हूँ जरा लॉन्ग कट से भी देख लेना जो सीखा हुआ है जी। 6 मिलियन रुपए मिलेंगे हमें, लेकिन अगर मार्केट में बेचें तो यही शेयर, तो फिर कितने शेयर्स, 80,000 करने पड़ते, यानी कि 20,000 शेयर्स हमें मुफ्त में बांटने पड़े, ठीक है ना। तो इसी का ये शॉर्टकट लगा हुआ है। अगर आप देखें कि 1 लाख शेयर्स हैं, ठीक है, इनमें से हमें कितने मुफ्त बांटने पड़े। हम कह रहे हैं ये 75 पे हों अगर, तो डिवाइड बाय 75, उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर हम इसका डिफरेंस लेना चाह रहे हैं, ठीक है ना, कि अगर हम इसको 60 पर इशू करें तो कितने मुफ्त बन रहे हैं। एक शॉर्टकट है, नहीं दिल कर रहा तो लॉन्ग कट लगाओ। बहरहाल जी भाई, इसका आंसर क्या है 100,000 इंटू 60 बाय 75 का। एक मिनट, हमें सिर्फ एडिशनल शेयर्स निकालने थे। लो भाई, सर के आने से पहले जी। अच्छा जी, अब इंक्रीमेंटल ईपीएस हम साथ के साथ निकाल लेते हैं, ठीक है। मतलब सिर्फ इसकी ईपीएस। थोड़ी देर पहले मैंने अभी क्या बताया था आपको, मैंने आपको ये बताया था ना कि आप बटा लगा के देख लोगे, जिसका बटा ज्यादा, किधर गया, देखो हमने कहा था इन दोनों में से जिसका बटा ज्यादा होगा, ठीक है, वो रैंकिंग में बाद में आएगा। तो फिलहाल मैं ये बटा लगा के सिर्फ इंक्रीमेंटल ईपीएस निकालूंगा। जो लोएस्ट होगा वो नंबर 1, जैसे जैसे हाईएस्ट होता जाएगा वो प्रूव मैं वैसे कर चुका हूं अलग से, ठीक है ना। बहरहाल हम ये जरा इसकी प्रैक्टिस तो कराएंगे ना एटलीस्ट, ठीक है जी। तो इंक्रीमेंटल ईपीएस कितनी बन गई, ये तो भाई 0 है ना। न्यूमिनेटर को डिवाइड करो 20,000 से, सिफर को 20 से डिवाइड करो, सिफर ही आना है, और ठीक है ना। चलो, ये तो मेरे ख्याल में नंबर 1 यही हो जाना है। उसके बाद कौन है भाई, उसके बाद कौन है भाई, कन्वर्टेबल बॉन्ड्स हैं। नंबर 2 कन्वर्टेबल बॉन्ड्स हैं। अब कन्वर्टेबल बॉन्ड्स में न्यूमिनेटर में क्या आता है जी, इंटरेस्ट। निकालोगे घर पे, सुनो ट्राई करना है, मैंने कल सवाल ये करवाना है, मैं ही सवाल करवाऊंगा, लेकिन आपने ट्राई तो करना ना अपने तौर पे, ठीक है। तो इंटरेस्ट निकालोगे नेट ऑफ टैक्स करके, ठीक है। न्यूमिनेटर में इंटरेस्ट आता है ना, और डिनोमिनेटर में नंबर ऑफ शेयर्स रखोगे, ये फिगर्स आएंगी। फिर इंक्रीमेंटल ईपीएस निकालोगे, वो कोई अमाउंट आएगी, ठीक है। उसके बाद तीसरे नंबर पे आपके पास क्या है, प्रेफरेंस शेयर्स। एक बात कल लिखवाऊंगा, आज सिर्फ ये याद रख लो कि कभी भी प्रेफरेंस डिविडेंड को ऑटोमेटिकली आपने नेट ऑफ टैक्स नहीं कर देना, ठीक है। ये बाय डिफॉल्ट, ये असल में ना अब ये बातें बहुत आगे की हो जाती हैं। प्रेफरेंस डिविडेंड जो है वो बाय डिफॉल्ट अलाउएबल एक्सपेंस है ही नहीं टैक्स के लिए, चाहे वो रिडीमेबल ही क्यों नहीं है। इंटरेस्ट एक्सपेंस हमने इनकम स्टेटमेंट में शो कर दिया है, टैक्स वाले इसको अलाउ नहीं करते, कर दें तो कर दें, ना करें तो ना करें, ये बाय डिफॉल्ट अलाउएबल एक्सपेंस है ही नहीं। इसलिए जब तक सवाल कहेगा नहीं ना प्रेफरेंस डिविडेंड के बारे में, हमने उसको नेट ऑफ टैक्स नहीं करना, ठीक है ना। इसलिए फिलहाल इसको नेट ऑफ टैक्स ना करना। अगेन यहां पर भी क्या आएगा, इंटरेस्ट न्यूमिनेटर के अंदर और डिनोमिनेटर के अंदर उसके शेयर्स, ठीक है जी।
अब इनमें से जो सबसे लोअर होगा, जो कि मुझे पता ये होगा क्योंकि ये 0 है, और इनमें से जो तरतीब से वो उसकी रैंकिंग कर लोगे, सवाल मैं ये दोबारा करवाऊंगा। सिर्फ ये वर्किंग करके आनी है, आपने कोशिश करनी है भाई, कोशिश करनी है सिर्फ इसकी, ठीक है? ओके, ये सवाल कल पूरा करेंगे। ओके, रहने दो अभी टैक्स रेट को, बस इस रैंकिंग को करके आना है। टैक्स रेट 40% कर दो। कहाँ कहीं पे लिख लो, अज्यूमिंग टैक्स रेट इज 40%, लेकिन फिर प्रेफरेंस में हाथ लगाना मैं बोल रहा हूं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट नहीं है ये अलाउएबल एक्सपेंस। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज। कल का दिन आज आपने MCQ सारे ट्राई करके आने हैं, ठीक है जी? MCQ सारे ट्राई करके आने हैं और इसकी सिर्फ रैंकिंग करनी है। बाकी जो सवाल करवा दिए हैं उनको एक सीटिंग में बैठ के सबको कर लेना है, मतलब सारे नहीं, ये जो डायल्यूटरी बात शुरू हुई है, ठीक है ना? तो एक सवाल आपने 39 एग्जाम्पल, 40 एग्जाम्पल, क्लास वाले 2-3 सवाल और इसकी रैंकिंग करके आना है, ताकि कल इसको कंक्लूड करें। कोई मसला मसाइल होगा छोटा मोटा वो खत्म करके कल रेशो स्टार्ट करनी है इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।